नमस्कार बच्चों। आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक क्षितिज का पाठ लखनवी अंदाज पढ़ने जा रहे हैं। लखनवी अंदाज के लेखक हैं यशपाल। सबसे पहले हम यशपाल जी के जीवन परिचय से अवगत होते हैं। यशपाल का जन्म सन 1903 में पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा कांगड़ा में ग्रहण करने के बाद लाहौर के नेशनल कॉलेज से उन्होंने बीए किया। वहां उनका परिचय भगत सिंह और सुखदेव से हुआ। स्वाधीनता संग्राम की क्रांतिकारी धारा से जुड़ाव के कारण वे जेल भी गए। उनकी मृत्यु सन 1976 में हुई। यशपाल की रचनाओं में आम आदमी के सरोकारों की उपस्थिति है। वे यथार्थवादी शैली के विशिष्ट रचनाकार हैं। सामाजिक विषमता, राजनैतिक पाखंड और रूढ़ियों के खिलाफ उनकी रचनाएं मुखर हैं। उनके कहानी संग्रहों में ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान, वाह दुलिया, फूलों का कुर्ता उल्लेखनीय हैं। उनका झूठा सच उपन्यास भारत विभाजन की त्रासदी का मार्मिक दस्तावेज है। अमिता, दिव्या, पार्टी कॉमरेड, दादा कॉमरेड, मेरी तेरी उसकी बात उनके अन्य प्रमुख उपन्यास हैं। भाषा की स्वाभाविकता और सजीवता उनकी रचनागत विशेषता है। अब जो पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं उसके विषय में थोड़ी जानकारी। यूं तो यशपाल ने लखनवी अंदाज व्यंग्य यह साबित करने के लिए लिखा था कि बिना कथ्य की कहानी नहीं लिखी जा सकती, परंतु एक स्वतंत्र रचना के रूप में इस रचना को पढ़ा जा सकता है। यशपाल उस पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष करते हैं जो वास्तविकता से बेखबर एक बनावटी जीवन शैली का आदी है। कहना ना होगा, आज के समय में भी ऐसी परजीवी संस्कृति को देखा जा सकता है। परजीवी यानी दूसरों पर जो आश्रित रहते हैं। लखनवी अंदाज बच्चों, ये कहानी जैसा कि परिचय में दिया गया है, ये साबित करने के लिए ही लिखी गई थी। जिस दौर में यशपाल ने ये कहानी लिखी थी उस समय लोग कहानी और न जाने क्या क्या अन्य नामों से कहानियाँ लिख रहे थे और उनको लग रहा था कि बिना पात्रों के, बिना किसी कथ्य के कहानी कही जा सकती है, जबकि कहानी के मूल तत्व होते हैं कुछ, वो सब तत्व कहानी में होने आवश्यक होते हैं। तो उन्होंने ये साबित करने के लिए ही लिखा था कि अगर कथ्य ही नहीं है, किसी कहानी की मूल जो थीम है वही नहीं है, तो उसके बगैर कहानी नहीं हो सकती। लेकिन इन्होंने जो ये कहानी लिखी ये वैसे भी प्रासंगिक है। आज के समय में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दिखावे की संस्कृति में विश्वास रखते हैं, जो दिखने में कुछ अलग हैं जबकि उनकी वास्तविक स्थिति कुछ अलग होती है। लखनवी अंदाज। मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में फुंकार रही थी। आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं। दूर तो जाना नहीं था। भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए टिकट सेकंड क्लास का ही लिया। गाड़ी छूट रही थी। सेकंड क्लास के एक छोटे डिब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर उसमें चढ़ गए। अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था। निर्जन यानी जन से रहित, लोगों से रहित। एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सफेद पोश सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारे बैठे थे। सामने 2 ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। डिब्बे में हमारे सहसा कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई दिया। सोचा हो सकता है यह भी कहानी के लिए सूझ की चिंता में हो, या खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु का शौक करते देखे जाने के संकोच में हो। अपदार्थ क्यों कहा? बच्चों, खीरा बहुत सस्ता होता है और नवाब लोगों के खाने लायक जैसे वो चीज़ नहीं है। नवाब लोग तो महंगी महंगी चीज़ें खाते हैं।
उसी पर उन्होंने व्यंग्य किया है। नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। हमने भी उनके सामने की बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान में आंखें चुरा ली। थाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान करने लगे। संभव है नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान में किफायत के विचार से सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया हो और अब गवारा ना हो कि शहर का कोई सफेद पोश उन्हें मझले दर्जे में सफर करता देखे। अकेले सफर का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदे होंगे और अब किसी सफेद पोश के सामने खीरा कैसे खाएं? हम कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे। ओह, नवाब साहब ने सहसा हमें संबोधन किया। आदाब अर्ज, जनाब खीरे का शौक फरमाएंगे? नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। भांप लिया, आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लथेड़ लेना चाहते हैं। जवाब दिया, शुक्रिया, किबला शौक फरमाएं। नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की से बाहर देखकर गौर किया और दृढ़ निश्चय से खीरों को के नीचे रखा तौलिया झाड़कर सामने बिछा लिया। सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोया और तौलिए से पोंछ लिया। जेब से चाकू निकाला, दोनों खीरों के सिर काटे और उन्हें गोद कर झाग निकाला। फिर खीरों को बहुत एहतियात से छीलकर फांकों को करीने से तौलिए पर सजाते गए। लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे का इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। ग्राहक के लिए जीरा मिला नमक और पिसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी हाजिर कर देते हैं। नवाब साहब ने बहुत करीने से खीरे की फांकों पर जीरा मिला नमक और लाल मिर्च की सुर्खी बुरक दी। उनकी प्रत्येक भाव भंगिमा और जबड़ों के स्फुरण से स्पष्ट था कि उस प्रक्रिया में उनका मुख खीरे के रसास्वादन की कल्पना से प्लावित हो रहा था। हम कनखियों से देखकर सोच रहे थे, मियां रईस बनते हैं, लेकिन लोगों की नजरों से बच सकने का ख्याल में अपनी असलियत पर उतर आए हैं। नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी ओर देख लिया। वल्लाह शौक कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है। नमक मिर्च छिड़क दिए जाने से ताजे खीरे की पनियांती फांकें देखकर पानी मुंह में जरूर आ रहा था, लेकिन इनकार कर चुके थे। आत्मसम्मान निभाना ही उचित समझा, उत्तर दिया, शुक्रिया। इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही, मैदा भी जरा कमजोर है, किबला शौक फरमाए। नवाब साहब ने सतृषण आंखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फांकों की ओर देखा। खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ निश्वास लिया। खीरे उठाकर होठों तक ले गए, फांक को सूंघा, स्वाद के आनंद में पलकें मूंद गईं। मुंह में भर आए पानी का घूंट गले से उतर गया। तब नवाब साहब ने फांक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया। नवाब साहब खीरे की फांकों को नाक के पास ले जाकर वासना से रसास्वादन कर खिड़की के बाहर फेंकते गए। नवाब साहब ने खीरे की सब फांकों को खिड़की के बाहर फेंककर तौलिए से हाथ और होंठ पोंछ लिए और गर्व से गुलाबी आंखों से हमारी ओर देख लिया, मानो कह रहे हो, यह है खानदानी रईसों का तरीका। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गए। हमें तस्लीम में सिर खम कर लेना पड़ा। यह है खानदानी तहजीब, नफासत और नजाकत। हम गौर कर रहे थे। खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके को खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म, नफीस या एब्स्ट्रैक्ट तरीका जरूर कहा जा सकता है,
परंतु क्या ऐसे तरीके से उदर की तृप्ति भी हो सकती है? नवाब साहब की ओर से भरे पेट के ऊंचे डकार का शब्द सुनाई दिया और नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कह दिया, खीरा लजीज होता है, लेकिन होता है शकील, नामुराद मेदे पर बोझ डाल देता है। ज्ञान चक्षु खुल गए, पहचाना, ये हैं नई कहानी के लेखक। खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का डकार आ सकता है, तो बिना विचार, घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती? तो बच्चों, ये थी हमारी कहानी लखनवी अंदाज। पूरा व्यंग में ही लिखी गई है ये कहानी। आपने देखा किस प्रकार से जो नवाब साहब हैं वो लेखक के सामने अपना इम्प्रेशन झाड़ने के चक्कर में, अपना प्रभाव दिखाने के चक्कर में खीरा खाते नहीं हैं, बल्कि उसको सूंघ कर ही बाहर फेंक देते हैं और इस प्रकार से प्रतिक्रिया देते हैं जैसे उनका पेट भर गया है। और कहते भी हैं कि खीरा स्वादिष्ट तो होता है, लेकिन पाचन शक्ति जो है उस पर वो बोझ डालता है, आसानी से हजम नहीं होता है। जबकि वास्तव में बच्चों, अगर आप कल्पना करके देखिए, क्या ऐसा हो सकता है कि सिर्फ स्वाद और सुगंध की कल्पना मात्र से पेट भर सकता है? आप खुद कल्पना कीजिए, अगर आपका पेट खाली है, आपको बहुत तेज भूख लगी है, ऐसे में कहीं से आती हुई खाने की खुशबू आपकी भूख और भड़का देती है या आपकी भूख को शांत कर देती है? बच्चों, खाने की खुशबू से भूख और अधिक भड़कती है, शांत नहीं होती। और जो इस प्रकार की बात कहते हैं वो पूरी तरह से झूठे हैं, पाखंडी हैं, दिखावा करने वाले लोग हैं। और हमारे नवाब साहब उसी श्रेणी में आते हैं। तो बच्चों, अब हम प्रश्न देख लेते हैं। लेखक को नवाब साहब के किन हाव भावों से महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं है? बच्चों, जब लेखक ने ट्रेन में प्रवेश किया था तो नवाब साहब के चेहरे पर अप्रसन्नता के भाव आ गए थे। उनकी आंखों में जैसे एकांत चिंतन में बाधा का असंतोष दिखाई दे रहा था। शायद वो नहीं चाहते थे कि कोई व्यक्ति उन्हें दूसरे दर्जे में यात्रा करते हुए देखे या फिर खीरे जैसी चीज खाते हुए देखे। कुछ तो बात थी कि नवाब साहब को लेखक का उस डिब्बे में आना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था और वो उनके हाव भाव से पता भी चल रहा था। फिर उन्होंने लेखक से बात भी नहीं की थी और लेखक से बिना बोले, उनसे बिना नजरें मिलाए वो बाहर खिड़की की तरफ भी देख रहे थे। तो इससे लग रहा था कि वो असुविधा और संकोच का अनुभव कर रहे हैं। नवाब साहब ने बहुत ही यत्न से खीरा काटा, नमक मिर्च बुरका और अंततः सूंघ कर ही खिड़की से बाहर फेंक दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? उनका ऐसा करना उनके कैसे स्वभाव को इंगित करता है? नवाब साहब ने खीरा खरीदा तो बच्चों खाने के लिए ही था। ये अलग बात है कि जब लेखक डिब्बे में आए तो नवाब साहब को अच्छा नहीं लगा। उन्हें लगा कि नवाब साहब क्या सोचेंगे कि मैं नवाब होकर भी खीरे जैसी तुच्छ और सस्ती वस्तु खा रहा हूँ। कहीं न कहीं उनके मन में ये बात थी। क्योंकि उन्होंने खरीदा था तो उन्होंने बड़े आराम से, बड़े यत्न से उसको काटा, नमक मिर्च बुरका किया, लेकिन उसके बाद उन्होंने उसे बाहर फेंक दिया, लेखक को ये दिखाने के लिए कि खीरे जैसी चीज को तो सूंघ कर ही उनका पेट भर जाता है। वो अपनी रईसी का झूठा प्रदर्शन कर रहे थे, लेखक पर अपना रोब झाड़ने की कोशिश कर रहे थे। इससे उनके मन में जो अहम भरा हुआ है, जो उनका अहंकार है, उसका पता चल रहा है और साथ ही उनकी प्रदर्शन की भावना भी इससे पता चल रही है। बिना विचार, घटना
और पात्रों की भी क्या कहानी लिखी जा सकती है? यशपाल के इस विचार से आप कहाँ तक सहमत हैं? हम इस विचार से बिल्कुल सहमत नहीं हैं कि बिना विचार, घटना और पात्रों के भी कहानी लिखी जा सकती है। कहानी की जान तो यही सब चीजें होती हैं। कहानी है क्या? कोई घटना, किसी पात्र के बारे में कुछ बताना, उनके बारे में जो विचार हैं उनको लिखना, यही तो कहानी होती है। अगर यही नहीं तो कहानी क्या हुई? वैसे भी यशपाल जी ने जो ये लखनवी अंदाज व्यंग्य लिखा है वो यही सिद्ध करने के लिए लिखा था कि बिना विचार, घटना और पात्रों की कहानी नहीं लिखी जा सकती। विचार जब उत्पन्न होते हैं मन में तभी तो कहानी लिखने की प्रेरणा मिलती है, और जो पात्र हैं वही तो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। उनके बारे में बताने से तो कहानी आगे बढ़ती है। लेखक ने इसके द्वारा नई कहानी पर व्यंग्य किया है जहां पर ना विचार होते हैं, ना घटनाएं होती हैं और ना ही पात्र होते हैं। इस प्रकार की घटनाएं रोचक, इस प्रकार की कहानियां जो है वो रोचक और उद्देश्यपूर्ण नहीं हो सकती। जैसे अगर हम खीरे को नहीं खाएंगे, सिर्फ सूंघ कर फेंक देंगे, तो क्या पेट भर सकता है? नहीं भर सकता। उसी प्रकार से बिना विचार, घटना या पात्रों की कहानी भी नहीं हो सकती। आप इस निबंध को और क्या नाम देना चाहेंगे? देखिए क्या दे सकते हो नाम। नवाबों के बारे में बताया तो आप लखनवी अंदाज तो इसका नाम है ही, आप नवाबी शान कह सकते हो, दिखावटी जीवन कह सकते हो, प्रदर्शन की आदत या प्रदर्शन की प्रथा या कुछ इस तरह का भी बना सकते हो, या सन की नवाब भी हो सकता है। देख लीजिए जो आपको उचित लगे। ऐसा शीर्षक देना है बच्चों जो किसी भी कहानी या किसी जिसका भी हम शीर्षक देने जा रहे हैं, चाहे वो कोई पैराग्राफ है या फिर पूरी कहानी है, तो उसका मूल भाव उसमें आना चाहिए। शीर्षक से हमें पता चल जाना चाहिए कि इस पाठ में या इस जो अनुच्छेद है या पैराग्राफ है उसमें क्या लिखा हुआ है। अब रचना और अभिव्यक्ति। नवाब साहब द्वारा खीरा खाने की तैयारी करने का एक चित्र प्रस्तुत किया गया है। इस पूरी प्रक्रिया को अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। ये आप बताओगे बच्चों? आपने कहानी पढ़ी, कैसे नवाब साहब ने सबसे पहले खीरे निकाले, तौलिया निकाला अपना, खिड़की से बाहर उन्होंने पानी से खीरों को धोया, फिर तौलिए से पोंछा, फिर तौलिया झाड़कर बिछाया, फिर जेब से चाकू निकालकर दोनों खीरों के ऊपरी सिरों को काटा, उस पर गोद कर उसका झाग निकाला, उस पर नमक लगाकर उसको मीठा करते हैं या जो भी एक प्रक्रिया होती है वो की। फिर उन्होंने खीरों को छीला, उनकी फांकें की, छोटे छोटे टुकड़े किए और बड़े करीने से उनको सजाया। उन पर नमक, मिर्च, जीरा, जो भी उनके पास मसाले थे वो सारे बुरके, और बस तैयारी तो यही थी बच्चों। उसके बाद तो उन्होंने खाया था। वो कैसे खाया आपको पता है? दूसरा प्रश्न इसी का ख भाग जो है, देखिए, किन किन चीजों का रसास्वादन करने के लिए आप किस प्रकार की तैयारी करते हैं? बच्चों देखिए, घर में आप कई तरह की चीज़ें बनाते हैं या खाते हैं, तो उनकी तैयारी कैसे होती है? आप चाहे सलाद काट के खाते हैं, चाट बनाकर खाते हैं, या घर में और कई तरह के जब पकवान बनते हैं तो उनके लिए कैसी कैसी तैयारियां की जाती है, ये आप अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर लिखेंगे। छठा प्रश्न, खीरे के संबंध में नवाब साहब के व्यवहार को उनकी सनक कहा जा सकता है। आपने नवाबों की और भी सनकों और शौक के बारे में पढ़ा सुना होगा, किसी एक के बारे में लिखिए। नवाब लोग जो हुआ करते थे बच्चों, उनमें अपना धन संपत्ति, अपना ऐश्वर्य, अपना वैभव, ये सब दिखाने की बड़ी सनक रहती थी। एक दूसरे से खुद को अच्छा दिखाना, श्रेष्ठ दिखाने की कोशिश वो इस प्रकार से करते थे, और यही चीज़ें उनकी सनक बन जाती थी।
वे ऐसे शान शौकत के साथ अपना जीवन जीते थे जैसे उनसे अमीर कोई व्यक्ति है ही नहीं। उनका उठना बैठना बात करना सब में नज़ाकत झलकती है। उनका जो बात करने का अंदाज है बड़ा ही औपचारिक और नज़ाकत भरा होता है। चाहे कितना ही कम पैसा हो, लेकिन वो इस प्रकार से किसी के सामने दिखाते नहीं हैं कि उनके पास कोई कमी है। हमने भी नवाबों की कई सनकों और शौक के बारे में पढ़ा है। मुर्गे लड़ाना, भेड़ों की लड़ाई करवाना, इस प्रकार के कुछ काम हैं जो वो यूं ही करते रहते हैं। इसके अलावा मैंने कहीं पढ़ा था कि नवाब साहब थे कि उनका सुबह जब नाश्ता बनता था तो कहते 30 किलो देसी घी में उनके लिए पराठे बनते थे, और जो घी उसमें तल कर बनते थे, और जो बचा हुआ घी है वो फेंक दिया जाता था, दूसरे वक्त उसको काम में नहीं लेते थे, दिखाने के लिए कि देखो हम इस तरह से करते। जबकि बच्चों आपको भी पता है कि 30 किलो घी में तो बहुत सारे लोग पराठे खा सकते हैं, लेकिन नवाबों की सनक का क्या कीजिए, वो कुछ भी कर सकते हैं। उनको जब कोई चीज़ पसंद आ जाती है तो वो चाहे कितने ही पैसे मांगे, चाहे वो इस लायक हो या ना हो, तब भी वो उसको खरीद लेते हैं। तो इसी प्रकार की कुछ सनकें हमने सुनी हैं। आपको भी अगर किसी और घटना या किस्से के बारे में पता हो तो बच्चों आप अपना लिख सकते हो। 7वां प्रश्न, क्या सनक का कोई सकारात्मक रूप हो सकता है? यदि हाँ तो ऐसी सनकों का उल्लेख कीजिए। बिल्कुल हो सकता है। बच्चों सनक क्या है? किसी भी काम को करने की या कुछ करने की लगन, इतनी ज्यादा पागलपन की हद तक जो हमें लगन होती है, वही तो सनक है। जितने भी हमारे देश के या देश के विश्व के जो वैज्ञानिक हुए सब सनकी ही तो थे। जो काम आज तक किसी ने सोचा ही नहीं, किसी ने ये नहीं सोचा कि ये काम संभव हो पाएगा कि नहीं, ऐसे कामों के बारे में सोचना, उन कामों को करना, चाहे कितनी ही बार असफल हो जाएं, इसके बावजूद लगातार प्रयास करना और अपने जो कुछ भी उन्होंने सोचा है, जो उनका मकसद था, जो उद्देश्य था, उसको पा लेना। ये क्या है? एक सनक ही तो है। ये सकारात्मक सनक है। मानव के कल्याण के लिए, ज्ञान की प्राप्ति के लिए जो सनक है, ये सकारात्मक सनक है। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को ही लीजिए। एक आम आदमी जबकि वो बिल्कुल शांत है, किसी भी प्रकार का उसके मन में कोई और विचार नहीं चल रहा है, तो अगर आप उसे कहो कि जाओ जान दे दो या फांसी पर चढ़ जाओ, क्या वो चढ़ेगा? बिल्कुल नहीं। स्वतंत्रता सेनानियों की भी तो सनक ही थी ये कि हमें अपने देश को आज़ाद कराना है, चाहे इसके लिए फिर उन्हें कोई भी कीमत, चाहे अपनी जान देनी पड़े, चाहे कितना ही उनको अंग्रेज़ों ने उनके साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया, उन पर इतने अत्याचार किए, लेकिन वो लोग नहीं झुके और आखिरकार उन्होंने भारत को आज़ाद करवा ही लिया। तो बच्चों ये एक प्रकार की सनक ही होती है जो सकारात्मक है, जो मनुष्य के कल्याण के लिए है। कितने ही समाज सेवी हैं बच्चों ऐसे। विनोबा भावे थे जिन्होंने भूदान आंदोलन चलाया था। उन्होंने अपनी सारी ज़मीन, जो लोग हैं जिनके पास ज़मीनें नहीं हैं, उन लोगों को दे दी थी, और दूसरों से भी वो आग्रह करते थे कि उनके पास जो अतिरिक्त ज़मीन है वो ऐसे लोगों को दे दें जो बेघर हैं या जिनके पास ज़मीनें नहीं हैं, ताकि वो उस पर रह सकें या उस पर खेती बाड़ी करके अपना पेट पाल सकें। तो अगर साधारण तौर पर हम देखें तो वो भी एक सनक ही थी, लेकिन वो एक सकारात्मक सनक थी। आप इसी प्रकार की कुछ और सनकों का भी जिक्र कर सकते हैं। हमारे खिलाड़ी देख लो, जो दिन रात कोशिश करके और किसी भी क्षेत्र में सफल होना, किसी भी खास खेल में सफल होना चाहते, वो सनक है उनकी। तो सनक के बहुत सारे सकारात्मक रूप भी होते हैं। बिना जोश के, बिना बहुत अधिक लगन के हम मुश्किल लक्ष्य नहीं पा सकते। प्रश्न तो हो गए बच्चों हमारे। अब हम बात करते हैं भाषा अध्ययन की। भाषा अध्ययन में जो हमारा प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित वाक्यों में से क्रियापद छांटकर क्रिया भेद भी लिखिए।
इसमें बताना है बच्चों, आपने क्रियाएं पढ़ी हैं। क्रिया के जो मुख्य भेद हैं वो दो हैं, अकर्मक और सकर्मक। अकर्मक क्रियाएं वो हैं जिनमें कर्म की उपस्थिति नहीं होती, कर्म नहीं होता साथ में। और सकर्मक क्रियाएं वो हैं जहां कर्म साथ में होता है। कैसे पता लगाएं? अगर हम क्रिया के साथ क्या लगाकर प्रश्न पूछते हैं और हमें उसका जवाब मिलता है, इसका मतलब वो क्रिया सकर्मक है। और अगर जवाब नहीं मिलता तो वो अकर्मक है। आप पढ़ चुके हैं पहले, ये मैंने आपको एक बार फिर से थोड़ा बता दिया है। अब हम चर्चा करते हैं हमारे प्रश्न की। पहला प्रश्न इसका देखिए बच्चों। एक सफेद पोश सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारे बैठे थे। इसमें अगर आप देखें अकर्मक या सकर्मक में से ढूंढोगे तो ये अकर्मक क्रिया ही है। क्योंकि बच्चों बैठना, सोना, रोना, गाना, नाचना, ये कुछ क्रियाएं हैं जो अकर्मक क्रियाओं में ही आती हैं। नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। ये सकर्मक क्रिया होगी। क्या नहीं दिखाया? उत्साह नहीं दिखाया। खाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। इसमें अकर्मक क्रिया ही है। और देखा जाए तो क्रिया पूरी तरह से सहायक क्रिया आई है सिर्फ इसमें, तो सहायक क्रिया है ये। अकेले सफर का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदे होंगे। क्या खरीदे होंगे? खीरे खरीदे होंगे। तो ये सकर्मक क्रिया है बच्चों। दोनों खीरों के सिर काटे और उन्हें गोद कर झाग निकाला। क्या निकाला? झाग निकाला। ये सकर्मक क्रिया है। नवाब साहब ने सतृष्ण आंखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फांकों की ओर देखा। नवाब साहब ने क्या देखा? खीरे की फांकों की ओर देखा। सकर्मक। इसके बाद है नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गए। लेटना जो क्रिया है तो ये अकर्मक में ही आएगी। अगला प्रश्न है जेब से चाकू निकाला। क्या निकाला? चाकू। तो ये भी सकर्मक क्रिया है। पाठेतर सक्रियता। किबला शौक फरमाए। आदाबर्ज शौक फरमाएंगे जैसे कथन शिष्टाचार से जुड़े हैं। अपनी मातृभाषा की शिष्टाचार सूचक कथनों की एक सूची तैयार कीजिए। आप जिस भाषा में बात करते हैं उसमें शिष्टाचार के तौर पर हम किस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, कैसे शब्दों का हम प्रयोग करते हैं, आपको ऐसे शब्दों की एक सूची बनानी है। इसका दूसरा प्रश्न जो है, खीरा मैदे पर बोझ डाल देता है। क्या वास्तव में खीरा अपच करता है? किसी भी खाद्य पदार्थ का पच अपच होना कई कारणों पर निर्भर करता है। बड़ों से बातचीत कर कारणों का पता लगाइए। तो बच्चों ये आप आपस में बातचीत करेंगे, अपने घर के बड़े लोगों से भी पूछेंगे कि कोई भी चीज हम हजम कर पाते हैं या नहीं, इसके पीछे क्या कारण होते हैं। कोई भी वस्तु किसी के लिए वो अखाद्य हो सकती है, किसी को हो सकता है वो वस्तु हजम ना हो, लेकिन कोई दूसरा ऐसा भी हो सकता है जिसको वो आसानी से हजम होती है। हर किसी के अपने शरीर पर ये बात निर्भर होती है। आप अपने बड़ों से इसके बारे में चर्चा करेंगे। तीसरा जो प्रश्न है कि खाद्य पदार्थों के संबंध में बहुत सी मान्यताएं हैं जो आपके क्षेत्र में प्रचलित होंगी, उनके बारे में चर्चा कीजिए। हाँ, बहुत सारी मान्यताएं हैं हमारे यहाँ, जैसे तेल के साथ, अगर आप तेल से बनी कोई वस्तु खाते हो तो उसके साथ दूध नहीं पीना,
घी के साथ शहद नहीं खाना, खट्टा और जो खट्टी वस्तुएं हैं उनके साथ दूध नहीं पीना, और भी इस प्रकार की कई मान्यताएं हैं। तो आप उनके बारे में चर्चा करेंगे, आपस में बातचीत करेंगे। पतनशील सामंती वर्ग का चित्रण प्रेमचंद ने अपनी एक प्रसिद्ध कहानी शतरंज के खिलाड़ी में किया था, और फिर बाद में सत्यजीत राय ने इस पर इसी नाम से एक फिल्म भी बनाई थी। ये कहानी ढूंढ कर पढ़िए और संभव हो तो फिल्म भी देखिए। बच्चों, आप ये फिल्म देख सकते हो, ये YouTube पर उपलब्ध है फिल्म। दो नवाबों की कहानी है बच्चों इस फिल्म में। मैं आपको थोड़ा इसका परिचय दे देती हूँ, आपको समय मिले तो देखना। ये आजकल की जिस प्रकार की आप फिल्में देखते हो वैसी तो नहीं है, थोड़ा अलग है। ये एक आर्ट मूवी कह सकते हो, कला फिल्म है, तो शायद आपको कम इसमें रुचि आए, लेकिन फिर भी अच्छी फिल्म है, आप देखना। इससे आप जान पाओगे कि किस प्रकार से नवाबों की जो पतनशील जो प्रथा थी उसके बारे में इसमें जिक्र किया हुआ है। दो नवाबों की बात की गई है बच्चों इसमें, जो शतरंज के बहुत शौकीन हैं, काम कुछ नहीं करते, प्रजा से टैक्स वसूल ही रहे हैं, उनके पैसे पे ऐश कर रहे हैं, मेहनत करने की आदत नहीं है, सारा दिन शतरंज खेलते हैं। घर में शतरंज खेलते हैं तो पत्नी को दिक्कत होती है कि ये पूरा दिन घर में पड़े रहते हैं, वो आज़ाद नहीं रह पाती हैं। फिर वो कभी उनको खाने को कुछ चाहिए, कभी पीने को कुछ चाहिए, तो वो घर से झगड़ा वगड़ा करके उनको निकाल देते हैं। बाद में उनको पता चलता है कि देश में अंग्रेज़ों के साथ युद्ध छिड़ गया है, तो उनको लगता है कि कहीं कोई उनको पकड़ कर ना ले जाए और युद्ध में ना जाना पड़ जाए। वो इसके डर से एक खंडहर में जाकर वहाँ शतरंज खेलने लगते हैं, और शतरंज खेलते हुए दोनों में किसी बात को लेकर अनबन हो जाती है, तलवारें खिंच जाती हैं और वो एक दूसरे को मार देते हैं। बहुत बड़ा व्यंग्य था बच्चों कि किस प्रकार की मानसिकता उन लोगों की हो गई है कि वास्तव में जो काम उन्हें करना था, अपनी जनता की रक्षा करनी थी, अपने देश के लिए संघर्ष करना था, वो उन्होंने नहीं किया, लेकिन शतरंज के दो चार मोहरों के पीछे वो एक दूसरे की जान ले लेते हैं। एक बहुत बड़ा कारण रहा ये इस प्रकार की मानसिकता का, जिसकी वजह से अंग्रेजों ने बड़ी आसानी से हमारे देश में पैर पसार लिए। शब्दार्थ भी करने हैं बच्चों, शब्दार्थ देख लेना, क्योंकि इसमें उर्दू के बहुत सारे शब्द आए हैं। कुछ ऐसे शब्द हैं जो शायद आपने पहले नहीं सुने हुए हैं। एक बार हम बात कर लेते हैं उन शब्दों की भी। मुफस्सिल, केंद्रस्थ नगर के इर्द गिर्द के स्थान। सफेद पोश, भद्र व्यक्ति, सफेद कपड़े पोश पहनने वाला, तो जो सफेद कपड़े पहनने वाला भद्र व्यक्ति है, सभ्य व्यक्ति है। किफायत, किफायत का मतलब है मितव्ययता। मितव्ययता कम खर्च करना, समझदारी से उपयोग करना, बचा बचा कर हम किसी चीज़ को प्रयोग में जो लाते हैं। आदाबर्ज, आदाबर्ज आपको पता है, ये तो एक अभिवादन का तरीका है, जैसे हम नमस्ते करते हैं। गुमान, भ्रम। एहतियात, सावधानी। बुरक देना, छिड़क देना। स्फुरन, फड़कना या हिलना। प्लावित, पानी भर जाना। पनियाती, रसीली। मेदा, आमाशय, स्टमक कह देते हो जिसे आप। तस्लीम, सम्मान में। सिर खम करना, सिर झुकाना। तहजीब, शिष्टता। नफासत, स्वच्छता। नज़ाकत, कोमलता। देखिए बच्चों, ये नफासत शब्द है, ये नफीस से बना है, सुंदर, साफ सुथरा उस अर्थ में है, उसी से नफासत बना। इसी तरह से नाजुक जो शब्द है उससे नज़ाकत शब्द बना हुआ है, जिसका अर्थ है कोमलता। नफीस, बढ़िया, नफासत और बढ़िया ये दोनों आ गए ना, नफासत और नफीस। हाँ। एब्स्ट्रैक्ट, सूक्ष्म, जिसका भौतिक अस्तित्व ना हो।
शकील, आसानी से ना पचने वाला। तो बच्चों, इस प्रकार हमारा ये पाठ यहीं ख़त्म होता है। आप इस पाठ को अच्छे से पढ़िए। लेखक ने जिस तरीके से पाठ को लिखा है, जिस शैली में लिखा है, जिस प्रकार का व्यंग्य उसमें किया है, उसको अच्छी तरह से समझने की कोशिश कीजिए।